भारतीय रेलवे का इतिहास कई मायनों में बहुत शानदार और विशाल रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जिन्हें पलटना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही एक पन्ना है 1995 का फिरोजाबाद हादसा। ये सिर्फ दो ट्रेनों की टक्कर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन छोटी छोटी तकनीकी और मानवीय गलतियों की एक पूरी चेन का विश्लेषण है जिसने रेलवे की सुरक्षा के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए पूरे सम्मान और निष्पक्षता के साथ उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उस खौफनाक रात को जन्म दिया। चलिए सीधे उस रात में चलते हैं। तारीख थी 20 अगस्त 1995, जगह उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। रात का समय था, बाहर घना अंधेरा और आसमान से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। इस शांति के बीच ट्रेनों में हजारों यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, अपने अपने घरों और मंजिलों तक पहुंचने के सपने देख रहे थे। किसी को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं था कि रात के उस अंधेरे में एक ऐसी जानलेवा स्थिति बन रही थी जो कुछ ही पलों में एक भयंकर तबाही का रूप लेने वाली थी। एक ऐसी चूक जिसने एक ही रात में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन दो मुख्य ट्रेनों को देखना होगा जो उस रात एक ही ट्रैक पर आ गई थीं। एक तरफ थी कालिंदी एक्सप्रेस जो कानपुर से दिल्ली की ओर अपनी एक नॉर्मल स्पीड से बढ़ रही थी। दूसरी तरफ थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो उस समय की एक जानी मानी सुपरफास्ट ट्रेन थी। ये पुरी से दिल्ली जा रही थी और 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में उस दिन बहुत भारी भीड़ थी, जिसमें छुट्टियां बिताने जा रहे फौजी जवान और खेलों में हिस्सा लेकर लौट रहे एथलीट भी शामिल थे। मंजिल दोनों की दिल्ली थी, लेकिन इनका आमना सामना एक ही ट्रैक पर होने वाला था। अगर हम उस रात की घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालें तो शाम 6 बजे कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से अपनी रूटीन यात्रा के लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकलती है। सब कुछ एकदम सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, ये रूटीन यात्रा अचानक एक बड़े संकट में बदल जाती है। घने अंधेरे में कालिंदी एक्सप्रेस पटरियों पर खड़ी एक नीलगाय से टकरा जाती है और फिर ठीक 25 मिनट बाद रात 2:55 पर वो धमाका होता है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सच कहें तो ये 25 मिनट मानो एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह थे, जहां हर गुजरता सेकंड एक महाविनाश की तरफ बढ़ रहा था। और यहीं से तबाही की पहली ईंट गिरती है। इसे हम फर्स्ट डोमिनो कह सकते हैं। जब कालिंदी एक्सप्रेस नीलगाय से टकराई तो वो टक्कर इतनी जोरदार नहीं थी कि पूरी ट्रेन ही पटरी से उतर जाए। असल दिक्कत कुछ और थी। नीलगाय सीधे ट्रेन के उस हिस्से से जा टकराई जहां वैक्यूम ब्रेक के पाइप लगे हुए थे। पाइप फट गया और उसका सीधा असर ये हुआ कि पूरी ट्रेन के ब्रेक एक झटके में पूरी तरह जाम हो गए। लोहे का वो इतना बड़ा भारी भरकम ढांचा घने अंधेरे और सुनसान इलाके में उसी ट्रैक पर बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एक पाइप फटने से ट्रेन अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पाई। देखिए, 1995 के उस दौर में ट्रेनों में आज के मॉडर्न एयर ब्रेक नहीं बल्कि वैक्यूम ब्रेक का इस्तेमाल होता था। इस सिस्टम का एक नियम था, या यूं कहें कि इसका एक सेफ्टी फीचर था कि अगर पाइपलाइन में कोई भी डैमेज होता है तो हवा का दबाव बदलते ही ब्रेक अपने आप लॉक हो जाएंगे और ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं खिसक पाएगी। यही वजह थी कि कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर और गार्ड को टॉर्च लेकर अंधेरे में नीचे उतरना पड़ा ताकि वो खराबी ढूंढ सकें। अंदर सो रहे यात्रियों को लगा होगा कि बस कोई लाल सिग्नल है। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो एक रुकी हुई मौत के निशाने पर बैठे हैं। खैर, कालिंदी एक्सप्रेस तो रुक गई, लेकिन पीछे से जो गाड़ियां आ रही थीं उन्हें रोकने की जिम्मेदारी जिस सिस्टम पर थी उसे मैनुअल ब्लॉक सिस्टम कहा जाता था। आज के वक्त में तो ट्रैक सर्किट और ऑटोमेटिक सेंसर मौजूद हैं जो तुरंत बता देते हैं कि आगे पटरी पर कोई ट्रेन खड़ी है, लेकिन उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। सुरक्षा का पूरा दारोमदार फिरोजाबाद वेस्ट केबिन में बैठे सिर्फ एक इंसान पर था, बिना किसी मॉडर्न वॉकी टॉकी या रेडियो के। केवल अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर यह तय करना होता था कि कोई ट्रेन अगले सेक्शन में चली गई है या नहीं। और इस पूरी कहानी का सबसे दुखद मोड़ यहीं आता है। किसी एक इंसान को खलनायक बनाने के बजाय हमें उस पूरे सिस्टम की खामी को समझना होगा। उस रात ड्यूटी पर केबिन मैन गोरेलाल था। नियमों के हिसाब से उसे तब तक पीछे की ट्रेन को सिग्नल नहीं देना था जब तक कालिंदी एक्सप्रेस वहां से सुरक्षित आगे ना निकल जाए। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई।
शायद रात की थकान या दूर से आती किसी दूसरी ट्रेन की आवाज, जिसे उसने कालिंदी एक्सप्रेस के गुजर जाने की आवाज समझ लिया। वजह जो भी रही हो, नतीजा ये निकला कि गोरेलाल ने स्लाइड पिन खींच दी। उसने पीछे से आ रही ट्रेन के लिए ग्रीन सिग्नल ऑन कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसे आप किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता था। और ठीक इसी पल कहानी में एंट्री होती है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की। रात के 2:55 बज रहे थे। ये भारी भरकम सुपरफास्ट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उसी ट्रैक पर दौड़ी चली आ रही थी। लोको पायलट को अपनी स्क्रीन और ट्रैक पर बिल्कुल साफ हरा सिग्नल दिख रहा था। हरा सिग्नल मतलब सब कुछ एकदम सुरक्षित है, स्पीड कम करने की कोई जरूरत नहीं। और इसी भरोसे के साथ इस भयंकर स्पीड में ट्रेन उसी ट्रैक पर आगे बढ़ती जा रही थी जहां कुछ ही दूरी पर अंधेरे में कालिंदी एक्सप्रेस एक लोहे की दीवार की तरह खड़ी थी। जरा सोचकर देखिए उस लोको पायलट के दिमाग में क्या चला होगा जब उस घने अंधेरे और बारिश के बीच 100 की रफ्तार पर उसे अचानक अपने ठीक सामने उसी पटरी पर कालिंदी एक्सप्रेस की लाल टेल लैंप दिखी होगी। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना पायलट ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक खींच दिए। पहियों और पटरियों के बीच भयानक घर्षण हुआ, चिंगारियां उठीं, कान फाड़ देने वाली आवाजें आईं। लेकिन यहां फिजिक्स ने अपना काम कर दिया था। 100 की स्पीड से दौड़ती हुई एक इतनी विशाल ट्रेन को रुकने के लिए काफी लंबी दूरी चाहिए होती है, जो उनके पास बिल्कुल नहीं थी। सिर्फ 3, जी हां, कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे के सिर्फ 3 डिब्बे। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का भारी भरकम इंजन इतनी भयानक रफ्तार में था कि वो कालिंदी एक्सप्रेस के पिछले हिस्से में सीधे एक बॉम्ब की तरह जा घुसा। टक्कर इतनी भयानक थी कि पुरुषोत्तम का इंजन हवा में उछल गया और कालिंदी एक्सप्रेस की पीछे की 3 बोगियां, जिनमें जनरल और स्लीपर क्लास के यात्री सो रहे थे, वो किसी माचिस के डिब्बियों की तरह पूरी तरह पिचक गईं। इस धमाके के तुरंत बाद जो मंजर था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। प्रशासन और बड़ी मशीनों के पहुंचने से बहुत पहले सबसे पहले मदद के लिए कौन पहुंचा? वहां के लोकल लोग। फिरोजाबाद के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस घने अंधेरे और बारिश में अपने घरों से टॉर्च, लालटेन और जो कुछ भी हाथ लगा वो सब लेकर पीड़ितों को बचाने दौड़ पड़े। उस मलबे के बीच से घायलों को निकालने का वो नामुमकिन सा काम सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू किया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी में तबाही का असली मंजर सामने आया तो पूरे देश की रूह कांप गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में 358 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि कई अनऑफिशियल आंकड़ों में ये संख्या 400 के भी पार बताई गई। मरने वालों में वो सैनिक भी थे जो छुट्टियों पर घर जा रहे थे, और वो युवा खिलाड़ी भी जो देश के लिए पदक जीतकर लौट रहे थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस नुकसान का प्रतीक है जिसने रातों रात अनगिनत परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इस भारी भावनात्मक त्रासदी के बाद पूरे देश और सिस्टम के सामने एक ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। आखिर 2 ट्रेनों को एक ही पटरी पर एक साथ ग्रीन सिग्नल कैसे मिल गया? इस सवाल ने जांच एजेंसियों को इस दुर्घटना की बिल्कुल तह तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये सिर्फ दुख मनाने का वक्त नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से सिस्टम का विश्लेषण करने का वक्त था, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी ना हो। जब जांच पूरी हुई तो उसके निष्कर्षों ने रेलवे सुरक्षा की पूरी पोल खोल कर रख दी और इसे एक स्विस चीज मॉडल की तरह देखा गया। यानी जब एक साथ कई सारी खामियां एक ही लाइन में आ जाती हैं, तब जाकर इतनी बड़ी दुर्घटना होती है। पुरानी वैक्यूम ब्रेक तकनीक का फेल होना और ट्रेन का फंसना, फिर मॉडर्न वॉकी टॉकी का ना होना जिससे ड्राइवर किसी से मदद नहीं मांग सका, और आखिर में पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का केवल एक इंसान के अनुमान पर टिका होना। इन सभी कमियों ने एक साथ मिलकर उस रात इस भयानक आपदा की पटकथा लिखी थी। देखिए, फिरोजाबाद की इस भयानक त्रासदी ने आखिरकार रेलवे को उसकी गहरी नींद से जगा ही दिया, और यहीं से रेलवे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। उन पुराने वैक्यूम ब्रेक को हटाकर सुरक्षित एयर ब्रेक सिस्टम लाया गया। ट्रेनों के डिब्बों में खास एंटी क्लाइंबिंग डिजाइन जोड़े गए ताकि किसी भी टक्कर के समय डिब्बे एक दूसरे के ऊपर न चढ़ें। सबसे बड़ी बात, इंसानी अनुमान को हटाकर ऑटोमेटिक ट्रैक सर्किट लगाए गए जो ट्रेन की मौजूदगी का एकदम सटीक पता लगाते हैं। और इन सब सुधारों का ही नतीजा है जो आज हम कवच जैसी मॉडर्न एंटी कलिजन तकनीक तक पहुंच पाए हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मूल स्रोतों से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। मशीनें चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। फिरोजाबाद का यह हादसा
टेक्नोलॉजी और मानवीय जागरूकता के बीच के उस बेहद नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या मशीनों पर हमारी ये बढ़ती निर्भरता हमें कहीं अधिक असावधान तो नहीं बना रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसे ही अहम विषय के साथ लौटेंगे।